Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter India, Climate, Vegetation, and Wildlife. And this is your chapter number 8 in Geography. And we were in between the chapter when your half-yearly examination started. Hope you all have done good in your half-yearly examination. And now we will resume our studies. So, under this chapter, we are discussing about India, our country. And in the previous chapter also, we were discussing our country, like different states of the country, the political division, which are different states of the country, then the neighbors of the country, then the physical features of the country. We have discussed all these things, and now in this chapter, we are discussing the climate, vegetation, and wildlife. And in this, we have first discussed about the weather, weather of our country. But before discussing weather of our country or weather of India, we must know what we mean by weather, and we have discussed all these things. कि weather क्या होता है? Weather is day-to-day changes इन द एटमॉस्फेयर. जो डेली के जो चेंजेस होते हैं डे टू डे लाइफ में, हमारे जो वेदर में एटमॉस्फेयर में चेंज आता है, जैसे टेम्परेचर का चेंज होता है, रेनफॉल का चेंज होता है, सनशाइन का चेंज होता है, ऑल दीज चेंजेस आर comes and they all come in weather. इसको हम weather कहते हैं. And in this regard we have also seen कि इंडिया में 4 seasons होते हैं. पहला हमारा we can say it winter, जो कि कोल्ड वेदर सीजन है, जो कि इट स्टार्ट्स इन दिसंबर एंड इट लास्ट अप टू फरवरी. देन देर इज़ हॉट वेदर सीजन, जिसको हम समर भी कहते हैं. इट स्टार्ट्स इन मार्च एंड इट is there up to the month of May, and then from June to September is the season of monsoon, rainy season. ये रेनी सीजन जो सितंबर से जून होता है, दैट इज साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मानसून विंड आती है ना. इधर से मानसून विंड आती है जो कि हमारे कंट्री में बहुत सारी बारिश लाती है ना. पूरी कंट्री में ये इसके कारण, इस साउथ वेस्ट मानसून के कारण बारिश होती है, जिसको हम रेनी सीजन कहते हैं. And the timing is from June to September. And then the next season, the another season was retreating monsoon. ये जो मानसून की जो विंड इंडिया में एंटर करती है, यहाँ से नीचे से एंटर करती है, फिर ये पूरी कंट्री में जाकर के इधर आती है. ये हमारा ऊपर में क्या है, हिमालयाज है, यहाँ से टकराती है और इसके बाद ये वापस आना शुरू करती है. जब ये वापस आती है, रिट्रीट, that is called retreat. The monsoon winds are coming back. तो इसको हम लोग retreating monsoon season कहते हैं. और ये इसका जो टू मंथ्स हैं, अक्टूबर एंड नवंबर. ठीक है. तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज सीजन्स कि किस तरह से जो कोल्ड वेदर सीजन होता है उसमें स्लैंटिंग सन रे पड़ती है ना. जैसा इंडिया का लोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि हम पर जो फ्रॉम द मंथ दिसंबर टू फरवरी हमारे यहाँ विंटर होता है, क्योंकि सन के रेज जो होते हैं वो स्लैंटिंग पड़ते हैं, जिसके कारण ठंडक कम, टेम्परेचर कम हो जाती है ना. और फिर धीरे धीरे सन का रे जो है वो सीधा होने लगता है, जिससे कि गर्मी बढ़ने लगती है एंड हम हॉट वेदर सीजन में चले जाते हैं, दैट इज समर. एंड देन ये मानसून के विंड आते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, जो कि बारिश लाते हैं, जिसको हम रेनी सीजन कहते हैं. और फिर जब ये वापस जाते हैं तो फिर से ये बारिश लाते हैं, और इसको हम रिट्रीटिंग सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं. और जब ये वापस जाते हैं तो उस समय पर्टिकुलरली 2 ही स्टेट में ये बारिश लाते हैं, वो है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि कौन से वो स्टेट्स हैं जहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून से बारिश होती है. तो दैट इज तमिलनाडु एंड आंध्रा, एंड द मंथ इज अक्टूबर एंड नवंबर. तो वी हैव डिस्कस्ड दिस.
and then we have discussed also about the climate of the country. अब हमने वेदर क्या देखा, वेदर इज कि डे टू डे चेंजेस क्या हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में। हाँ, तो ये दो चीजें हैं जो कि हमने समझी थी, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर जो होता है दैट इज डे टू डे चेंजेस, और क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशंस, जो कि बहुत सालों से, मतलब नंबर ऑफ इयर्स, अराउंड 30 इयर्स को हम लोग लेते हैं। 30 इयर्स से एक पर्टिकुलर रीजन में जो वेदर कंडीशंस होते हैं, एवरेज वेदर कंडीशंस होते हैं, उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। कि क्लाइमेट ये नहीं कि वो बदलता रहता है ना, बताया था ना मैंने। जैसे आजकल क्या बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है? हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। व्हाट इज दिस ग्लोबल वार्मिंग? दिस इज क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट है वो बदल रहा है। क्यों क्लाइमेट बदल रहा है? बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, है ना। तो क्लाइमेट ऐसी चीज नहीं है जो कि इजीली बदलती है, बिकॉज ऑफ कुछ एक्सटर्नल रीजंस ऐसे होते हैं जिसके कारण क्लाइमेट चेंज होता है, और ये इसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट हम पे होता है ना। हम लोग बात करते हैं हमेशा कि पॉल्यूशन को रोकना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनलीनेस होनी चाहिए, एयर हमारा क्लीन होना चाहिए, जो हार्मफुल गैसेस एयर जो जाते हैं एयर में, दे आर कॉजिंग पॉल्यूशन। तो क्लाइमेट चेंज होना सही नहीं होता है। क्लाइमेट जो होता है वो एक ही जैसा रहना चाहिए, है ना। आजकल जैसे हम क्या देखते हैं कि गर्मी जो है वो ज़्यादा हो गई है। जैसे कि हम कहने के लिए तो कह रहे हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च एंड इट लास्ट अप टू मे, बट क्या हम देखते हैं कि सही में गर्मी ये बस मार्च अप्रैल में 3 ही महीने होती? नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा, काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहती है, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग। तो क्लाइमेट जो है वो यही होता है कि जो एवरेज वेदर कंडीशंस होते हैं किसी भी एक रीजन में, बहुत कई सालों तक उसको मेजर किया जाता है, अराउंड 30 इयर्स, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट। अगर इंडिया के क्लाइमेट को हम देखें तो इंडिया के क्लाइमेट को क्या कहा जाता है? मॉनसून टाइप, ठीक है। और यही मॉनसून जिसकी बात मैंने अभी बताई थी ना कि साउथ वेस्ट वाला, हम बहुत डिटेल में वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है पूरी कंट्री में बारिश करता है, देन वो वापस जाता है, फिर से वो आंध्रा और तमिलनाडु में बारिश करता है। तो ये जो मॉनसून विंड है, इसी के नाम पर इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहा जाता है, ठीक है। अब ये मॉनसून कहाँ से आया था, कौन सा वर्ड कहाँ से इसकी ओरिजिन होती है? इसकी ओरिजिन होती है मौसिम, MAUSIM। The climate of India is मॉनसून टाइप, और ये जो क्लाइमेट मॉनसून टाइप है, इसमें हमें मॉनसून जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? ये एक अरबिक वर्ड है मौसम, और जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना मौसम, ये वही है मौसम। ओके। तो ये जो मानसून होती है ये इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है ना। इरिगेशन की नीड होती है, पानी की नीड होती है एग्रीकल्चर के लिए। ये पानी का जो नीड है एग्रीकल्चर को, वो कहाँ से पूरा होता है? वो इसी रेनफॉल से, जो कि मानसून विंड से रेनफॉल होता है, वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो मानसून विंड का हमारे लिए ये इम्पोर्टेंस है कि ये रेनफॉल लाती है, और ये जो रेनफॉल है दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी मच नीडेड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। ओके। एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द फैक्टर्स। कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट पर अफेक्ट करते हैं? लाइक लोकेशन। जैसे लोकेशन में हमने क्या देखा था, अगर कोई कंट्री बिल्कुल इक्वेटर पे हो, है ना, अगर इक्वेटर पे किसी कोई कंट्री हो तो क्या होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत हाई होगा, क्योंकि वहाँ वो ऐसा रीज़न है जहाँ पर सन का रे सीधा पड़ता है ना। तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी और वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर मान लो कोई जो है कंट्री, उसका लोकेशन ऐसा है कि वो ऊपर पोलर रीजन में, तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक होगी, है ना।
और जैसे हमारी कंट्री जो है वो आधी कंट्री जो है वो ट्रॉपिकल में पड़ती है ना, और आधी कंट्री ट्रॉपिकल के जस्ट ऊपर, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारी कंट्री को बीच से डिवाइड करता है। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सदर्न रीजन है उसमें थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कंपेरेटिवली। अगर हम नॉर्थ और साउथ को कंपेयर करें तो साउथ में ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। तो जो लोकेशन होता है ग्लोब पे, अर्थ पे जो हमारा लोकेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट किसी भी जगह की इस पर डिपेंड करती है कि उसका लोकेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अदर देन लोकेशन, एल्टीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो रहा है कि सी लेवल से उसकी कितनी ऊंचाई है। मान लो कोई प्लेस जो है वो सी लेवल से काफ़ी ऊपर होगा तो क्या होगा, वहाँ बहुत ठंडक होगी, क्योंकि हम ये देख लिए हैं, हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ऊपर, जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, हाइट। और अगर हाइट ज़्यादा होगी, सी लेवल से हम बहुत ऊपर होंगे तो ठंडक ज़्यादा होगी, और सी लेवल के पास होंगे तो ठंडक कम होगी, है ना। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर सी से हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर है हम सी से, जैसे हमारा अपना शहर है बनारस, हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं सी से, है ना। तो हमारे यहाँ क्या होता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होते हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठंडक में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं वो क्यों हैं, क्योंकि हम सी से बहुत दूर है। अब यही अगर हम किसी ऐसे जगह को देखें, लाइक मुंबई है, मुंबई सी के किनारे है ना, सी कोस्ट पे है। तो वहाँ क्या होती है, वहाँ जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, ठंडक और गर्मी में, विंटर सीजन और समर सीजन में टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम होता है। वहाँ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं होते हैं। तो बिकॉज ऑफ नियरनेस फ्रॉम द सी, सी से जो प्लेस जितना पास होगा वहाँ पर डिफरेंट सीजन्स का जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो उतना ही कम होगा, और जितनी वो दूर होगी उसका वेदर कंडीशंस जो है वो एक्सट्रीम होती जाएंगे। ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी कंट्री के क्लाइमेट को। और अगर इफ वी सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री, व्हाट वी फाइंड कि देयर आर सो मेनी वेराइटी इन द क्लाइमेट। हमारे कंट्री का जो अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस देखें तो हर जगह बहुत डिफरेंस दिखता है। जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर जैसे जो रीजन्स हैं राजस्थान के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत वेरी, दे आर वेरी हॉट प्लेसेस, क्योंकि डेजर्ट है वो, है ना। और अगर वही आप करगिल को देखिए, द्रास को देखिए जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक है, बहुत बहुत ज़्यादा ठंडक। तो एक ही कंट्री के अंदर क्या देख रहे हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसी तरह से अगर हम देखें तो कुछ जैसे अभी मैंने बताया हमारा बनारस, जहाँ पर कि हम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस फील करते हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडक में बहुत ज़्यादा ठंडक। और दूसरी तरफ मुंबई जैसी जगह है जहाँ पर कि टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है, बिकॉज दे आर नियर टू द सी, है ना। और इसी तरह से कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ जो कि एकदम ड्राई हैं, जैसे राजस्थान की जो हमारी रीजन्स हैं, वहाँ बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि मानसून विंड जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, वहाँ पहुँचने के पहले ही इट स्टार्ट्स कमिंग बैक। तो बारिश वहाँ बहुत कम होती है। और हमारी कंट्री में एक जगह है मौसिन राम, जो कि मेघालय में है। मेघालय कहाँ पर है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो मौसम राम है वो सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाली प्लेस हमारे यहाँ है। और एक ऐसा प्लेस भी है जो कि बिल्कुल भी ड्राई है, जहाँ बहुत ही ना के बराबर बारिश होती है। तो ये डाइवर्सिटी हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारी कंट्री में हर तरह की डाइवर्सिटी है, फिजिकल फीचर्स डिफरेंट हैं, बहुत सारे तरह तरह की डाइवर्सिटी है। तो क्लाइमेट की भी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ है। ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स अंडर क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, वेदर के टाइप्स देख लिया, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट, इंडिया की क्लाइमेट कैसी है, क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैव बीन डन अर्लियर
only, है ना. And after that we have started about natural vegetation also, कि natural vegetation क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या. नेचुरल वेजिटेशन वी हैव डिस्कस्ड, है ना, कि जब नेचर का इंटरफेरेंस के बिना, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द नेचर, जब कोई भी जैसे ग्रास है, श्रब है, ट्री है, वो ग्रो करते हैं, है ना, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना, नॉट नेचर, ह्यूमन के इंटरफेरेंस के बिना जब कोई भी ग्रास है या श्रब है या ट्री है वो ग्रो करती है, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल मीन्स जो अपने आप हो रहा है, उसको कोई किसी भी तरह से इंसान की इंटरफेरेंस उसमें नहीं हो रही. जैसे हम जो गार्डन अपना बना रहे हैं अगर, या फिर हम अपने गमले में पौधे लगा रहे हैं, तो वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है. तो जहाँ पर भी ह्यूमन इंटरफेरेंस हो जाएगा उसको हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहेंगे. नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कि जो अपने आप हो रहा है. जैसे हम अपनी सड़कों पे ही देखते हैं, रोड्स पे देखते हैं, क्या बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, और इन पेड़ों को क्या कभी कोई पानी देता है? कोई इंसान को कभी देखा है किसी ने कि बड़े से नीम के पेड़ या पीपल का पेड़ है, उसको कोई पानी दे रहा है? नहीं. वो नेचुरली वो दे गेट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड, है ना. जब बारिश होती है तो पानी अंदर जाता है नीचे ज़मीन के अंदर, और उसी पानी को वो लेते हैं अपने रूट से, सक करते हैं. तो ये नेचुरल है ना. तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब सिंपली यही है कि जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती है. ठीक है. और ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये बहुत अलग अलग तरह के होते हैं. जैसे अभी मैंने बोला ग्रास. ग्रास क्या हुआ? जो बिल्कुल लोअर हाइट पे होता है, नीचे ज़मीन पे जो होते हैं उसको हम ग्रास कहते हैं. देन उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको, जो कि हाइट थोड़ी सी ऊपर होती है, बुश की तरह होते हैं, इसको हम श्रब कहते हैं, है ना. जैसे रोजेस के बुश होते हैं, उसको हम श्रब कहते हैं. एंड फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं. तो ये तीन हाइट पे हम देख रहे हैं, एक ग्रास है, फिर श्रब है, फिर ट्री है. तो इस तरह से जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ये नहीं कि एक ही तरह का होता है, उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन पाए जाते हैं. और हमारी कंट्री में भी बहुत तरह तरह की नेचुरल वेजिटेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है. जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं पर बिल्कुल भी बारिश नहीं है, कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर टेम्परेचर कम है, कहीं पर मॉइस्ट है बहुत ज़्यादा. तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना क्या होगा? डेंस होगा. ठीक है. जिस जगह में बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्थ ईस्ट का भी मैंने बताया ना, मौसिनराम है मेघालय में एक जगह जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर वेजिटेशन भी जो है वो बहुत डेंस है. बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होंगे और वो आपस में काफ़ी घने होंगे. इतना ज़्यादा उनकी डेंस होते हैं कि सनलाइट जो है वो नीचे ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है. ऐसी डेंस फॉरेस्ट हो जाते हैं. ऐसे ही अंडमान निकोबार में भी बहुत डेंस फॉरेस्ट है. फिर जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर पेड़ों की हाइट भी कम हो जाती है, और बारिश कम होती है तो ग्रास हो जाते हैं वहाँ पर, और कम होती है तो बिल्कुल डेजर्ट जैसा हो जाता है, जैसे कि हमारा राजस्थान है ना. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन होते हैं. एंड क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होने के कारण हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो है वो होते हैं. ठीक है. एंड नाउ वी विल सी कि फॉरेस्ट के बारे में, कि हमारे लिए आखिर फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है. we have discussed up to this why forests are necessary for us. हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था ना कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों नेसेसरी होता है. तो फॉरेस्ट का जो नीड है हमारे लिए, वो तो हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट नीड क्या है? इट गिव्स अस ऑक्सीजन, है ना. हम लोगों को ऑक्सीजन के बिना वी कांट सर्वाइव, है ना. और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से मिलता है. लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं ना, और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा सर्वाइवल मुश्किल होता. क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम, है ना, एंड दे रिलीज ऑक्सीजन.
तो हमें ऑक्सीजन की नीड होती है और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो एक मेंटेन्ड होता है, कम नहीं होने पाता है। अगर हर कोई ऑक्सीजन ही यूज करता है तो क्या होता कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बट बिकॉज ऑफ दीज ट्रीज एंड प्लांट्स एंड फॉरेस्ट व्हाट वी सी कि ये बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। तो दैट इज़ द रीज़न जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है एयर पॉल्यूशन की, जो अभी मैंने तुम्हें बताया ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ये सब क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? हम लोग कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं उनकी नीड होती है। और जो लैंड है उसको हम चाहते हैं कि वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं हो, बल्कि उसको हम बहुत सारी चीज़ में यूज़ करना चाहते हैं, जैसे फैक्ट्री बनाने के लिए या फिर माइनिंग करने के लिए या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए भी फॉरेस्ट साफ कर दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हमारे लिए बहुत सही नहीं है, बहुत गलत है। ये खुद हमारे अपना ही सर्वाइवल हमारा मुश्किल हो जाएगा बिना फॉरेस्ट के, क्योंकि हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल पाएगा, है ना? तो इसलिए जो फॉरेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है हमारे लिए वो यही है कि दे हेल्प इन क्लीनिंग द एयर। एयर क्लीन होता है, एयर में ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो एक मेंटेन रहता है और हम लोग को ऑक्सीजन मिलता रहता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड फॉरेस्ट। ओके, एंड देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि किस तरह से जो ट्री होते हैं उसका जो रूट होता है वो सॉइल को पकड़ के रखता है ना? और जब बारिश का पानी ऐसे बह रहा होता है स्लोप पे, तो क्या मैंने बताया था, जब स्लोप पे बारिश का पानी बहता है तो वो पानी अपने साथ साथ क्या करता है, इट टेक्स अवे द अपर पार्ट ऑफ द सॉइल ऑल्सो, है ना? सॉइल के अपर पार्ट को भी ये अपने साथ बहा ले जाता है। और जो सॉइल होता है ना उसका जो अपर पार्ट होता है वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। किसी भी पौधे के लिए जो न्यूट्रिशियस चीज़ें मिलती हैं पौधों को सॉइल से, वो उसके अपर लेयर से ही मिलती है। और जब बारिश का पानी बहता है तो क्या करता है, वो अपर लेयर को ही बहा ले जाता है, तो फिर मिट्टी क्या होती है, सॉइल बेकार हो जाता है। तो ये कैसे रुकता है, कैसे हम सॉइल के अपर लेयर को बहने से रोक सकते हैं? अगर वहाँ पे ट्री होगा तो क्या होगा, ट्री की जो रूट्स हैं वो उसको जोर से पकड़ लेती हैं, है ना, सॉइल को। तो क्या होगा, पानी जो है वो सॉइल का अपर लेयर को बहाकर नहीं ले जा पाएगी। इसलिए अगर हम देखें तो जो सेकेंड यूज ऑफ फॉरेस्ट है वो ये है कि दे हेल्प इन स्टॉपिंग द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को रोकने में वो हेल्प करते हैं, दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। ठीक है, इसके अलावे भी बहुत सारे यूजेस हैं फॉरेस्ट के हमारे लिए। जैसे वो हमको टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। टिम्बर क्या हुआ, लकड़ी, जो लकड़ी हम फर्नीचर में बनाने में काम करते हैं, है ना? फर्नीचर्स जो होते हैं हमारे वो लकड़ियों से बनते हैं। ये लकड़ी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। देन हम फ्यूल का भी यूज़ करते हैं। वुड जो होता है वो एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है ना? हमारे विलेजेस में तो फ्यूल के लिए वुड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। देन फॉडर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉडर क्या होता है, जब एनिमल जाते हैं, एनिमल्स को भूख लगती है तो क्या खाते हैं, दे ग्रेज द ग्रास, है ना? तो उसी को हम फॉडर कहते हैं, जो कि एनिमल का फूड होता है, वो भी फॉरेस्ट ही हमको प्रोवाइड करता है। देन मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जैसे नीम है, तुलसी है, ये सब क्या है, दीज आर मेडिसिनल प्लांट्स। इनसे बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं और ये मेडिसिन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। देन हर्ब्स होते हैं, देन लैक है, हनी है, गम है, वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम forest. Not only this, forests are also natural habitat of wildlife. जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो जैसे लेपर्ड है, टाइगर है, लायन है, ये हमारे वाइल्ड लाइफ है ना? अब ये कहाँ रहते हैं, इनका घर क्या है, इनका घर फॉरेस्ट है। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वो कहाँ रहेंगे, वो उनका घर के बिना वो भी रह नहीं पाएंगे, है ना? तो वाइल्ड लाइफ अगर सरवाइव कर पा रही है तो वो इसलिए सरवाइव कर रही है क्योंकि फॉरेस्ट है। तो दीज आर द
यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, बट स्टिल हम लोग देख रहे हैं इतने ज़्यादा यूज हैं फॉरेस्ट के हमारे लिए। हम फॉरेस्ट के बिना हमारी लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। हम लोग कटिंग ऑफ दी फॉरेस्ट होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें हमारी नीड्स बहुत बढ़ गई है ना। पॉपुलेशन इतने बढ़ गए हैं, बहुत सारी हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमारी बढ़ती जा रही हैं। तो उसको कैसे हम पूरा कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को काट काट के वो उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा, बस अभी फ़ायदा होगा, थोड़े दिन फ़ायदा होगा, और आगे चल कर के ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि फिर क्या होगा, हमारा एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा। देन वाटर साइकिल में भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि फॉरेस्ट के कारण बारिश भी होती है। फॉरेस्ट से क्या होता है कि वाटर वेपर जो है वो उसका भी एक लेवल मेंटेन होता है एटमॉस्फेयर में, और उससे बारिश में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। वाटर साइकिल जो हमने पढ़ा है वो फॉरेस्ट के कारण ही मेंटेन हो पाता है। तो ये सब चीज़ें जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका अल्टीमेटली जो हार्म होगा वो ह्यूमन बींग्स को ही होगा, हम ही लोगों को परेशानी होगी। इसलिए हमें फॉरेस्ट नहीं काटनी चाहिए, है ना। प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं काटनी चाहिए, बल्कि हमें तो बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, है ना। तभी तो हमारा जो एयर है वो अच्छा साफ रहेगा, बारिश भी अच्छे से होगी, सॉइल भी इरोड नहीं होगा, है ना। तो ये ज़रूरी है कि हम जो एग्जिस्टिंग ट्रीज हैं उनको बचा के रखें, फॉरेस्ट को बचा के रखें, और नए नए प्लांट्स को भी हम ये करें, लगाएं, है ना। और इसके लिए बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसको हम कहते हैं वन महोत्सव। ठीक है, वन महोत्सव का मतलब क्या हुआ, महोत्सव मीन्स सेलिब्रेशन, फेस्टिवल्स, उत्सव। हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, है ना। तो ये सारे फेस्टिवल्स होते हैं। उसी तरह से एक फेस्टिवल होता है वन महोत्सव। अब ये जो वन महोत्सव है, इसमें इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक ऐसा टाइम फिक्स किया जाता है जिसमें कि हम लोग वन महोत्सव मनाएंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के, या फिर कोई एनजीओज जो होते हैं जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी वन महोत्सव मनाते हैं। हम खुद भी मना सकते हैं कभी भी कि हम बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे, है ना। प्लांट लगाने का जो काम होता है उसी को हम लोग वन महोत्सव, वन का मतलब क्या हुआ, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को हम लोग उसका एक फेस्टिवल कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट हो। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो सके, इस तरह का लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और वो उसके लिए काम कर सके, है ना। इसमें तुम्हारी एक बुक में देखना एक स्टोरी दी है ना। उसमें क्या है कि लीला नाम की गर्ल है, ओके। उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके बर्थडे पर क्या करते हैं, हर बर्थडे पे एक नीम का पेड़ लगा देते हैं। ठीक है, दे प्लांट अ सैपलिंग ऑफ नीम टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। और हर बर्थडे में वैसे ही नीम का पेड़, डिफरेंट, नॉट नीम, मतलब हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट पेड़ जो है हर एक बर्थडे में लगाते हैं। तो सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाते, फिर उसको पानी वानी भी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं हर तरह से, जैसे एनिमल से बचाना ये भी तो ज़रूरी होता है ना। तो लीला के हर बर्थडे में उसके पेरेंट्स उसके लिए प्लांट लगा रहे हैं और उसकी देखभाल भी की जा रही है। और जब लीला 20 ईयर्स की होती है तो क्या होते हैं कि 21 ब्यूटीफुल ट्रीज जो है वो उसके घर के चारों तरफ होते हैं। क्योंकि हर बर्थ पे एक लगाया, फिर हर साल लगा रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा ये होता है कि उसके घर के चारों तरफ 21 ट्रीज हो जाते हैं। और ये जो ट्री है वो कितना यूजफुल है, उस पे बर्ड्स जो हैं वो अपना नेस्ट बना रहे हैं, ढेर सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, बटरफ्लाईज उस पे घूम रही हैं, बच्चे वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। उसमें से फ्रूट्स भी, कुछ मैंगो ट्रीज भी हैं, कुछ गुआवा के ट्रीज हैं, बच्चे फ्रूट्स खा रहे हैं, उस पे ब्रांचेस पे स्विंग लगा करके बच्चे झूल रहे हैं, और इस तरह से शेड में लोग आराम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो ट्रीज हैं वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना।
So this is about your uh, natural vegetation. So we have completed this climate and vegetation, and now the last part is wildlife, and we will discuss this wildlife in the next class.